एससीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है जो है अपवाह स्वरूप। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सारे बुलेट पॉइंट इसमें कवर अप हैं, तो ध्यान देंगे आप। पॉइंट है आपका, एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी मतलब कि बेसिन कहा जाता है। ठीक है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ये शब्द आपको पता भी है, जिसका पहला नाम है हिमालय नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हम बात करेंगे एक-एक करके कि हिमालय नदियाँ क्या हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन-कौन सी हैं, एक-एक पार्ट करके हम पढ़ते हैं इसमें। ध्यान देंगे हिमालय नदियाँ, कह रहा है कि अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा अस्थायी होती हैं। कहने का मतलब कि इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। उसके बाद पॉइंट है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्रा प्रवाह के रूप में पर्वतों को काटकर एक गार्ज का निर्माण करती हैं। कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं। ठीक है, अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव करती हैं। और शिल्ट, शिल्ट का मतलब होता है गाद, बालू, मिट्टी जैसे इस अपरदित पदार्थों का वो क्या करती हैं, संवहन करती है, मतलब अपने साथ बहा करके इन सभी चीजों को ले जाती हैं। उसके बाद है कि परिणामतः क्या होता है कि नदियां विसर्पित होकर के, विसर्पित का मतलब कि घूम करके, मुड़ करके गोखूर, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी आकृतियों का निर्माण करते हैं। गोखूर देखिए, यहाँ पे आपका सभी पॉइंट आपके मैंने बताए हैं, एक नदियों का एक विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये आपके नदियां हैं, आपका ये ऊपरी भाग है, ये आपका मध्य भाग है और ये निचला भाग है। ये नदियाँ ऐसी हैं विसर्प बनाती हुई, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे एक आपका गाय के खूर के आकार का बना हुआ है, जिसको हम गोखूर झील का नाम देते हैं। और ये पॉइंट आपका मतलब आगे नदियाँ ऐसे आगे बढ़ गई हैं। ये है आपका जो इस प्रकार की नदियाँ चल रही हैं, इसी को बोलते हैं विसर्प। अगला पॉइंट है आपका, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जितना पॉइंट है उतना ही हमने बताया है, इतना ही आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि अधिकांश जो नदियाँ होती हैं वो मौसमी होती हैं, मतलब कि मौसमी का मतलब कि मौसम पे डिपेंड करती हैं, हमेशा इसमें नदियों में पानी नहीं भरा रहता है। जैसे जब वर्षा का मौसम आता है तो इसमें क्या होता है, नदियों में पानी प्रवाहित होता है। कह रहा है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वर्षा का जल है। कह रहा है कि कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो क्या होती हैं, वो पश्चिमी घाट और पठारी भाग से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं और जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। कह रहा कि किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश जो नदियां होती हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। बात को ध्यान रखना आपका। कह रहा है कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियों को द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा ज्वारनद मुख, जिसको हम एस्चुरी बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी और जो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरेंगी वो ज्वारनद मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस बात का क्लियरिटी है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां, जिस नदियों में सबसे पहला क्रम है आपकी सिंधु नदी का। कह रहा है कि तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकल करके दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। कहाँ जिले में प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी कहाँ निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हुई जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख के जिले में जाकर के एंट्री करती है। उसके बाद देखेंगे इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर है। इस नदी की लंबाई के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका 2900 मतलब 2900 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो सहायक नदियां सिंधु की वो है जास्कर, नुब्रा, शोक और हंजा। इन चारों पांचों के जो नाम दिए गए हैं बुक में उनको तो कम से कम याद रखना है, जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हंजा। उसके बाद है कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज बनाती है, जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे जाकर जुड़ जाएं। वहां पे आपको इस सभी आपके फ्री नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। कुछ हमारे पेड एनसीईआरटी पैक भी लॉन्च हुए हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये जीरो टू हीरो लेवल का एक एनसीईआरटी पैक है।
आपको इस प्रकार के एमसीक्यू और कहीं भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें लाइन बाय लाइन एमसीक्यू आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएँगी। आपको किसी प्रकार के नोट्स के लिए आपको जानकारी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एनसीईआरटी पैक में समाहित हैं, सब मिल जाएँगी। सुपर कॉम्बो ऑफर चल रहा है 299 का, लेकिन आपको इस समय 251 में इसकी प्राइस है, आप ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लद्दाख में जो सिंधु नदी है, लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज बनाती है। कहाँ बनाती है? सिंधु नदी गार्ज बनाती है कहाँ पे? लद्दाख, जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। क्या नाम उसका देते हैं? गिलगिट गार्ज। उसके बाद है कि बलूचिस्तान और गिलगिट से होते हुए नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। क्या मैंने बोला? कि बलूचिस्तान और गिलगिट से होते हुए जो नदी है, सिंधु नदी, वो अटक में पर्वतीय क्षेत्र से होकर के बाहर निकल जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मिठानकोट जो पाकिस्तान में है, इसके पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, याद रखिएगा ये जो 5 नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सभी नदियां आकर के सिंधु में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? ये मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर आकर के मिलती हैं। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए और ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कह रहा है कि 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत में, जैसे आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका ये हिमाचल प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल, इसमें आपका शेष पाकिस्तान में स्थित है और 1/3 क्षेत्र जो भारत में स्थित है, वो क्या है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर है। और उसके बाद का जो पार्ट है, वो आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान में स्थित है। हो गया। अब हम आते हैं गंगा नदी की तरफ। कह रहा है कि गंगा नदी, इसकी मुख्य धारा की बात करेंगे तो भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से होता है। ठीक है। अलकनंदा और देवप्रयाग में भागीरथी से जाकर के मिल जाती है तथा गंगा नदी नाम से इसको जाना जाता है और गंगा नदी के नाम से ये प्रवाहित होती है। मतलब जो अलकनंदा है, वो देवप्रयाग में भागीरथी से जाके मिलती है और जब इससे मिल जाती है तो वही गंगा, वहीं वहीं पर इसको हम गंगा का नाम देते हैं और गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। इसकी बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगला पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई फरक्का होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर के ये प्रवेश कर जाती है। मतलब कि उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल से बहती है और फिर बहते हुए ये फरक्का होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश कर जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? पद्मा के नाम से पुकारी जाती है। उसके बाद कह रहा है कि हुगली नदी भारत में गंगा की एक मुख्य शाखा है। कौन सी नदी? आपसे पूछेगा हुगली नदी भारत में किस नदी की मुख्य शाखा है, तो ये गंगा की मुख्य शाखा है। हिमालय की अन्य नदियां जैसे कि आपकी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी के सभी इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की। गंगा की एक मुख्य धारा बांग्लादेश में मिल करके, अब जब बांग्लादेश में जाकर के इसकी मुख्य धारा मिलती है तो ये इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको हम? मेघना के नाम से जानते हैं। और ये किससे मिलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। मतलब सुंदरबन डेल्टा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जाकर के इन दोनों को मिलती हैं, अब मिलने के बाद से वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, बहुत विशाल डेल्टा, और वही डेल्टा हमारा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि सिंधु और गंगा नदी है, इसके मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। किसका? जो सिंधु और गंगा नदी के बीच में करावली है और वही उच्च भूमि जल विभाजक का क्या है? तो उदाहरण है। अगला पॉइंट है आपका अरावली। अरावली से सुंदरवन तक की जो मैदान है, इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर, प्रति इसकी जो ढाल है वो 1 मीटर प्रति 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ क्या करता है ये? तो घटता जाता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आते हैं हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति आपकी तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से? मानसरोवर झील से होता है। यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई टोटल 200 2900 किलोमीटर है।
मतलब 2900 किलोमीटर के आसपास है। इसका अधिकांश प्रवाह भारत से बाहर स्थित है, मतलब कि भारत में तो कम, लेकिन बाहर में इसकी लंबाई ज्यादा है। कह रहा है कि नामचा बारवा शिखर के समीप यह यू आकार की मोड़ बनाती है और बना करके अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसका स्थानीय नाम वहां पे जब गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तो उसको अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। मैंने एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ाया आपको, और यहाँ पर भी हम इन सब का जिक्र कर दे रहे हैं। और हम इसकी बात करेंगे सहायक नदियों की, तो सहायक नदियां इसकी सुबनसिरी है, जिसको हम सुबनसिनी का नाम देते हैं, कामेंग है, धनसिरी है, मनस है और तीस्ता है। ये बता दें रियल एससीईआरटी की बुक है, और रियल एससीईआरटी की बुक से मैंने सारे बुलेट पॉइंट निकाले हैं। यदि आप मेरे नोट्स को पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद से इसको कंप्लीट करने के बाद से क्लास 10th का भी आएगा। उसके बाद से इन सब का क्या होगा, आपका आपका एमसीक्यू फॉर्मेट आएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के बीच में एक मेरा छोटा सा हेल्प करेंगे तो शेयर जरूर कर देंगे, और मोटिवेशन के तौर पे एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा अनेक द्वीपों, मतलब जिसको हम दियरा का नाम देते हैं, उन दियरा का जन्म देती है। जो ब्रह्मपुत्र है, नदी है, इन नदियों के द्वारा अनेक द्वीपों का निर्माण होता है, मतलब अनेक द्वीपों मतलब अनेक दियरों का। दियरा का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो जगह होती है वही दियरा कहलाता है। बिहार वाले सब लोग जानते भी होंगे दियरा। कह रहा है कि यमुना, कह रहा है कि यमुना के बारे में पढ़ते हैं कि महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकल करके 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यह तय करके प्रयागराज के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। यहाँ की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे हम। सहायक नदियां इसकी चंबल हैं, बेतवा है, केन है। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो केन है, ये दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। अब हम छोटी छोटी बात इसमें कर लिए, अब वहीं हम घाघरा की बात करते हैं। करे कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। मैंने बोला जो घाघरा नदी है वो कहां से निकल रही है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र से। कहां? करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद। कौन सा? मापचा चुंगो हिमनद से इसका निकासी है, मतलब वहीं से इसका वहीं से ये निकलती है। फिर अगला पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में इस नदी की बात करेंगे घाघरा की, तो उसको हम करनाली के नाम से जानेंगे, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो उसको हम घाघरा के नाम से जानेंगे। नेपाल से प्रभावित होकर छपरा के पास ये शारदा नदी का जल ग्रहण करती है, और जल ग्रहण करके वो गंगा में जाकर के मिल जाती है। मतलब नेपाल से प्रवाहित होती है और बिहार के छपरा के पास जाकर मिलती है, और मिलने के बाद से सारना नदी का जो जल ग्रहण करती है, और जल ग्रहण करने के बाद से ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। इससे उत्तर प्रदेश में हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है सरयू। हमने सरयू मतलब अयोध्या के निकट सरयू है, अयोध्या से ही होकर के सरयू बहती है, मतलब अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो उसको हम वहां पे जो नदी है उस नदी का नाम है घाघरा, जिसको हम वहां पे सरयू के नाम से भी जानते हैं। मतलब अलग अलग पर्वतीय क्षेत्रों में करनाली, मैदानी क्षेत्रों में घाघरा, शारदा, फिर इसको हम उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से भी हम जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गंडक। करा की जो गंडक है हिमालय से निकल करके नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है गंडक नदी। फिर इसका तीव्र अपरदन होता है और अवसाद होता है, जिसके नीचे पर से इसमें बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसमें इस नदी में क्या होता है? बहुत तेज अपरदन होता है, अवसाद होता है, जिसके नीचेपन की वजह से इसमें हमेशा हमेशा बाढ़ की आशंका बनी रहती है। अब हम आते हैं कोसी नदी के बारे में, जो कि गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसी कोसी नदी को कहा जाता है। इसका क्या है, इसका स्थान कहाँ से निकलती है? गोसाई थान से। कहाँ से निकलती है? गोसाई थान से निकलती है, और नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। बिहार के कहाँ जिला में प्रवेश करती है? सुपौल जिला में। और इस कोशी की जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा को हम अरुण बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। वहीं पे सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियां इसकी मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, दुग्ध,
लिक्खू और ये है तंबर। मैं आपकी सहायक नदियों के बारे में सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सप्तकोशी के बारे में जरूर याद रखिएगा, भोटिया के बारे में जरूर याद रखिएगा, तांबा के बारे में जरूर याद रखिएगा, और एक है तंबूर। ये 4 नदियों के बारे में जरूर याद रखिए। कोसी की सहायक नदियां भोटिया, सप्तकोशी, तांबा और तंबूर। उसके बाद है कुर्सेला। कुर्सेला मतलब कि सहरसा के निकट ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। मतलब कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ पड़ता है? सहरसा। वहीं पे जाकर के ये गंगा में सीधे मिल जाती है कोसी नदी। और बिहार में कैसे प्रवेश करती है? तो बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। और इसकी मुख्य धारा का नाम क्या है? इसकी मुख्य धारा का नाम है अरुण। ध्यान देना, कोसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रखनी है। वहीं पे इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई बहुत कम है, मात्र 230 किलोमीटर के आसपास है, और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नोट से बाहर के एससीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे। जो भी बच्चा इसको पूरी वीडियो देख लेता है उसका कंप्लीट एससीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ, नर्मदा की तरफ। नर्मदा नदी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलती है, और वो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थान देखें तो अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से होती है, और ये जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी में? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी में होकर के बहती है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि जबलपुर के पास भेरा घाट में धुआंधार प्रपात, जिसको हम कपिल धारा का भी नाम देते हैं, इसका निर्माण करती है। मतलब धुआंधार प्रपात किस नदी के द्वारा, किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है, सॉरी नर्मदा नदी पर है। कह रहा है कि अधिकांश जो नदियां हैं वो समकोण पर मुख्य धारा से जाकर के मिलती हैं। यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन? तो नर्मदा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ये है आपका तापी। क्या नाम है इसका? तापी। ये भी आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित एक सतपुड़ा की पहाड़ी है, वहां से निकलती है। सूरत के निकट ये पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। कौन सी? पूर्णा। कह रहा है कि भ्रंश घाटी से निकल करके खंभात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। मतलब तापी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की जो साबरमती है और माही, ये प्रमुख नदी है। मतलब आपको पता है कि जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। उसी में आपको एक साबरमती का नाम आता है और एक माही का नाम आता है, और तापी तो खैर खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। साबरमती, माही इसकी प्रमुख नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर के बहने वाली जो नदियां हैं उसमें आपकी लूनी नदी सबसे प्रधान है और सबसे छोटी नदी है, क्योंकि ये इसका मरुस्थलीय भागों में ही इसका क्या होता है? लोप हो जाता है। अगला पॉइंट है कि राजगीर में, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ये बिहार से स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कह रहा है कि राजगीर में गर्म पानी का झरना और ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात का उदाहरण है। मतलब हम बात करेंगे कि जो गर्म पानी का झरना है वो राजगीर में है, और ककोलत में ठंडा पानी का झरना है, ये बिहार राज्य में स्थित क्या है? ये जलप्रपात है। यानी ककोलत जलप्रपात और आपका राजगीर में आपका मतलब कि ककोलत का ठंडा पानी, और आपका दूसरा क्या है? गर्म पानी, ये राजगीर में है, जो बिहार राज्य में स्थित एक जलप्रपात का उदाहरण है। मैंने बिहार स्पेशल से संबंधित एक वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो है, आप उसको जरूर देख लेंगे। कोई भी एग्जाम बिहार की तैयारी कर रहे हैं आप तो इसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वैसे जाएंगे तो आपका कोई वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। अगला पॉइंट है महानदी। क्या है आपका? महानदी। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली जो तीसरी सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। महानदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 890 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के निकट निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसका विस्तार की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। इसके प्रमुख नदियां की बात करेंगे सहायक में तो शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका शिवनाथ और मांद और जोक है, इन तीन को याद रखेंगे। ये आपकी महानदी का सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है।
फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप यदि जीरो टू हीरो लेवल के एनसीईआरटी पैक नहीं लिए हैं, एमसीक्यू लाइन बाय लाइन है, इसमें कुछ में हैंड रिटन नोट्स में, जैसे हिस्ट्री में हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके ज्योग्राफी में भी हैंड रिटन नोट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स इसमें मिलेंगे आपको। साइंस में आपको आपके न्यूमेरिकल सबसे अच्छा आपका एनसीईआरटी साइंस है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे, क्योंकि इसमें इन टेक्स्ट वाले सॉल्यूशन भी हैं, एक्सरसाइज वाले सॉल्यूशन भी है, वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ हैं। न्यूमेरिकल के सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इसकी प्राइस केवल 71 रुपीज है। यदि सब एक साथ लेते हैं तो 299 में मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑफर अवेलेबल है, आपको 251 में सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, सभी एनसीईआरटी पैक मिल जाएगा। जो भी भाई बहन जरूर नहीं लिए हैं उसको जरूर ले लें। आपके बीपीएससी टीआरई 4 एईडीओ या बीपीएससी 72 की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आपको गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन? गोदावरी नदी। द्रोणी का विस्तार की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। प्रायद्वीपी नदी की सबसे लंबी नदी है ये। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1450 किलोमीटर के आसपास है। सहायक नदियों की बात करेंगे जिसमें आपकी प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा और पीनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। जितनी सहायक नदियां इसकी गोदावरी की दी हुई हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा ये सब के सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं, या इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे हम। कृष्णा नदी क्या कहती है कि पश्चिमी घाट स्थित महाबालेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलती है, लगभग 1290 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस तय करती है और ये प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मतलब कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो पश्चिमी घाट के स्थित महाबालेश्वर के निकट है। ठीक है, 1290 किलोमीटर के डिस्टेंस से इसका तय करना और अंत में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अफवाह के विस्तार की बात करेंगे, कहाँ कहाँ ये विस्तार है इनके अफवाह का, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, इसमें आपका दूध गंगा है, पंचगंगा है, तुंगभद्रा है, कोयला है, घाट प्रभा है, ये सब के सब इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका मूसी और भीमा, इसको आपको जरूर याद रखना है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीमा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा कोसी नदी। कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी। कोसी तो हम पढ़ चुके हैं। कावेरी नदी की हम बात करेंगे उत्पत्ति की, मतलब इसके उद्गम स्थान का, तो ये भी पश्चिमी घाट की नदियां हैं और पश्चिम घाट के स्थित ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है कावेरी नदी का, जिसकी लेंथ की बात करेंगे तो 760 किलोमीटर है। अपवाह विस्तार की बात करेंगे, कहाँ कहाँ इसका अपवाह क्षेत्र है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसमें अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो पहला आपका काबिनी, हेमावती, उसके बाद अमरावती। ये तीन नदियां ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं कावेरी नदियों के सहायक नदियों में। अमरावती, हेमावती और काबिनी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं जो कि कावेरी नदी के बाद सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। कह रहा कि तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, और तमिलनाडु में स्थित कहाँ? तो कुडलूर से। ठीक है, अन्य नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं जिनमें आपको दामोदर देखने को मिलेगा, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा प्रमुख है। ये सभी के सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉक्स वाली चीजों को। जो भी है बॉक्स मैंने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कहाँ है? जो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रपात है भारत का। इस जलप्रपात से बिजली घर से मैसूर और
कोलाड स्वर्ण क्षेत्र का विद्युत प्रदान होता है। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ये तो दूसरा जलप्रपात है। यदि आप सच में बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन-सी है और ये किस नदी पर है? यहाँ पर दूसरी नदी के बारे में बात किया जा रहा है, दूसरा जलप्रपात के बारे में बात किया जा रहा है, तो जो ये तो शिवसमुद्रम पता हो गया और ये बताना शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? ये तो कावेरी नदी पर है, राज्य नहीं है इसमें लिखा गया। लेकिन आपको बताना है, चलिए छोड़िए और कुछ मत बताइए, लेकिन इतना बता दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन-सी है और वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है? आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। चलिए कोई बात नहीं, ये शिवसमुद्रम आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है? हम बात कर रहे थे किस क्वेश्चन की? मैं आपको बताया तो कमेंट बॉक्स में बताना है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात की बात करेंगे हम, तो सबसे बड़ा और ऊँचा दोनों में अंतर है। सबसे ऊँचा जलप्रपात की बात करेंगे, तो वो होता है कूचिकल जलप्रपात। कौन-सा नाम है इसका? कूचिकल जलप्रपात, ठीक है? और ये भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक के एक शिमोगा जिला है, वहीं पर पड़ता है, शिमोगा जिला में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो जो कूचिकल जलप्रपात है, ये वाराही नदी पर है। किस नदी पर? वाराही नदी पर, ठीक है ना? और ये आपको बता दें कि भारत का सबसे ऊँचा है और एशिया में दूसरा झरना है, जो सबसे ऊँचा है, ठीक है ना? चलिए, अगला पॉइंट की हम बात करेंगे। अब हम आते हैं जलाशय की तरफ। जलाशय का मतलब होता है झील। कह रहा है कि कश्मीर स्थित डल और वुलर झील ये एक प्रकार की झील है, एक प्रकार का जलाशय का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद है कि राजस्थान का सांवर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान विहार, दरभंगा का लक्ष्मी सागर। याद रखिएगा, यदि हम सांवर झील की बात करेंगे, सांभर झील है, सांभर झील, ये राजस्थान में है। यदि हम कांवर पक्षी विहार की बात करेंगे तो बेगूसराय में है। सरैया मान की बात करेंगे तो बेतिया में है। लक्ष्मी सागर की बात करेंगे तो दरभंगा में है। इनको ये बिहार स्पेशल से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं ध्यान देंगे इसको। बिहार स्पेशल संबंधित ये पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे धसान घाटी झील। कह रहा है कि जल जमाव के बाद से इसका निर्माण होता है धसान घाटी झील का। अफ्रीका में सर्वाधिक पाया जाता है धसान घाटी झील। जिसके उदाहरण की बात करेंगे अब इसमें विक्टोरिया है, रुडोल्फ है और न्यासा। ये आपकी धसान घाटी झील के उदाहरण है। यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत में तिलैया बांध के द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोखूर झील के बारे में। गोखूर झील क्या कहता है? कह रहा है कि नदियों में अवसाद बढ़ जाने से भूमि का ढाल कम, तब उसके मार्ग विसर्पण पैदा होता है। कह रहा है कि विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग होती है, जिसका आकार गाय के खूर के समान होता है, जिसे हम गोखूर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। इसके पहले हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, उस बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमको पता था, हम पॉइंट लिखे हैं, इसके बारे में आपको जरूर समझा देंगे। देखिए, गोकुल झील के बारे में पढ़ेंगे तो नदियों में जब अवसाद बढ़ता है, तो अवसाद बढ़ जाने से क्या होता है, भूमि की ढाल कम होने लगती है। उसके बाद से उसके मार्ग में एक विसर्पण, विसर्पण का मतलब इस प्रकार की चीजें बनने लगती है, ये पैदा हो जाता है। और यही भाग यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला चीज यहाँ पे, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये कह रहा है कि विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग होती है, जिसका आकार गाय के खूर के समान हो जाता है। इसे ही हम गोकुल झील का नाम देते हैं। और इसको हम एक और नाम बोलते हैं परित्यक्त झील। क्या नाम देते हैं? परित्यक्त झील। कह रहा है कि उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील, जैसे हम बेतिया का सरैया मान के नाम देते हैं या बेगूसराय का कांवर झील का नाम देते हैं, इसके उदाहरण है ये गोखूर झील के उदाहरण है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्रेटर झील के बारे में। कह रहा है कि ज्वालामुखी का जो क्रेटर देखते होंगे, क्रेटर का मतलब होता है कि जब ज्वालामुखी फटती है उसका मुख खुल जाता है। मतलब उसी क्रेटर में वर्षा का जल क्या होता है, भर जाता है। भर जाने से झील में परिणित हो जाता है। अरे, फटेगा तो छोटा सा मुंह तो होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा। और उसी मुंह में जल भर जाएगा, वही जल आपका झील में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे बोलीविया का टीटीका का झील, ये भी एक प्रकार का क्रेटर झील है। जैसे आपका टर्की का वान झील, भारत में आपको लोनार झील मिल जाएगा।
ये आपके क्रेटर झील के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, बोलिविया का टीटीकाका झील पूछ देगा, ऐसे भी टीटीकाका झील कहाँ है, तो ये क्रेटर झील का उदाहरण है। कहाँ है, तो बोलिविया में है। उसके बाद बात करेंगे हम लैगून झील के बारे में। कह रहे कि स्पीट और रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे, जैसे आपका चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट करेंगे हम बात अवरोधक झील के बारे में। तो भूस्खलन के कारण चट्टानों के गिरने से नदियों के प्रवाह में अवरोध से निर्माण होता है इसका, जिसको हम अवरोध झील का नाम देते हैं। उसके बाद से हम हिमानी झील की बात करेंगे। इसमें आपको नैनीताल देखने को मिलेगा, भीमताल है, सात ताल है, ये सब के सब हिमानी ताल के अंतर्गत आते हैं। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झीलें की बात करेंगे, जैसे आपका वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वूलर झील। भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का भी निर्माण होता है। बात करेंगे हम लोकटक और बड़यानी बड़यानी झील, ये भी आपकी मीठे पानी की झील है। लोकटक और बड़यानी जो झील है वो मीठे पानी की झील है। राजस्थान की लवण युक्त सांबर झील है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर, ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। जो राजस्थान की जो लवण युक्त झील है उसका नाम है सांबर झील। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियां। ठीक है, इसके बारे में देखिए। कह रहा कि सभ्यता की जननी का रूप नदी घाटी क्षेत्र है। यानी कोई भी सभ्यता का विकास होता है, सभ्यता का जन्म होता है, तो किसी भी नदी घाटी क्षेत्र से होता है। उदाहरण की बात करेंगे, हवांगहो की घाटी, नील नदी की घाटी जो कि मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता है, ये यहीं से जन्मी है, यहीं से इसका विकास हुआ है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बाचर द परथेस को है। मतलब जो भी प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय है वो प्रथम श्रेय जाता है फ्रांस के बाचर द परथेस को। इन्होंने ही पेरिस की सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र कहा था। इन्होंने पेरिस की नदी को, जो पेरिस की सीन नदी है, उसको सभ्यता का उद्भव केंद्र कहा था। किसने कहा था, बाचर द परथेस। कहाँ के थे ये, फ्रांस के। और इन्होंने ही प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का श्रेय मिला है। अब हम पटना से संबंधित, बिहार से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं कि पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा, मतलब कि 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ है। जो आप देखें ना, पटना सेतु, पटना स्थित जो गांधी सेतु है उसका निर्माण 1984 में हुआ था, जिसका लेंथ 7 किलोमीटर का है। कह रहा कि वर्ष 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जन धन हानि की क्षति हुई है। मतलब इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा तेज आया है। 87 में, 1987 में, 2004 में, 2007 और 2008 में। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्वविख्यात है, सबको पता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदियां साबरमती, माही और यमुना है। यमुना का तो पूछना ही नहीं है। ये सभी के सभी जो नदियां हैं तीन, ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी हैं, सबसे प्रदूषित नदी हैं ये। प्रश्नोत्तर अभ्यास के बारे में बात करेंगे हम। इसमें आपको मिलेगा, इसका इसका जो सही आंसर है वो शायद इसमें नहीं है, हम आपको बता देंगे इसका। इसका जो कंप्लीट आंसर होगा मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा था लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो लक्ष्मी सागर झील आपको पता है कि बिहार में स्थित है। और बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये दरभंगा जिले में है। कहाँ, दरभंगा जिले में। दूसरा कि कौन सा लवणीय झील है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको अभी पढ़ के आए हैं कि राजस्थान का एक सांभर झील है जिसको हम लवणीय झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद से अन्य और भी नाम है, जैसे आपका चिल्का झील भी एक खारी झील के अंतर्गत आती है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित, अभी आपने देखा है ये पटना निकट, पटना के स्थित है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अभी आपने देखा था भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ध्यान दीजिए। कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये गोदावरी है, और नर्मदा जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये सबको पता है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर, कब की बात है ये, 19 सितंबर 1960 को, याद रखिएगा। जो सिंधु जल समझौता हुआ है
वो 19 सितंबर 1960 को हुआ है। सांगपो किस नदी का नाम है? सांगपो किस नदी का नाम है? आपको पता है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। और ये कहाँ बोला जाता है? ये तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किनको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ये सभी क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन थे, मैंने इसके सभी आंसर दिए हैं। आपको नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पढ़ते समय जब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊं तो आप इसको जरूर उसमें राइट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि वनस्पति का विकास पर्यावरण की दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। ये बताया गया है। आपका यदि देश का, आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का पर्यावरण सही रखना है तो आपको उस राष्ट्र के कुल भूभाग का लगभग 33% पर वनाच्छादित होना चाहिए, मतलब कि वन होने चाहिए। वर्तमान के समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग पर ही वनाच्छादित है, मतलब भूमि है, वन भूमि है इसमें केवल। उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय नदी संरक्षण के बारे में। ध्यान दें, करे कि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में क्या किया, तो इसको प्रारंभ किया था, जो 31 मार्च सन 2000 को इसको बंद भी कर दिया गया। कौन सा? गंगा कार्य परियोजना 1985 को शुरुआत होती है और 31 मार्च 2000 को बंद हो जाती है। इस योजना के तहत 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे जो बसे 152 नगर हैं, उनको शामिल किया गया था। पूछ सकता है कि गंगा कार्य योजना जो 1985 में प्रारंभ हुआ था, उसमें सबसे पहले कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया था? तो उसमें 16 राज्यों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 27 नदियों को सम्मिलित किया गया था। क्लियर है? और इस नदी के किनारे जो टोटल गांव बसे थे, नगर थे, वो 152 नगर थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 69 योजनाओं को भी पूरा कर लिया गया था। उसके बाद है कि प्रारंभ में 2 झील, पवई जो कि महाराष्ट्र में है, ऊटी जो कि तमिलनाडु में है, इसको शामिल किया गया। प्रारंभ में क्या किया गया? 2 झीलें सम्मिलित की गई। वो जो 2 झील थी उसका नाम था पवई और ऊटी। ऊटी आपकी तमिलनाडु में है और पवई आपकी महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। करा कि नदियों के प्रवाह की वजह से ही कृषि का आज 40% भूभाग जलोढ़ से क्या है, तो ढका हुआ है। उसके बाद है कि उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक नदियां वर्ष की बड़ी मात्रा में जलोढ़ का क्या करती हैं, तो निक्षेप करते हैं। आपको पता है इन सभी नदियां बाढ़ भी लाती हैं, और जो नदियां बाढ़ लाती हैं वो जलोढ़ का निक्षेप भी लाती हैं। भाखड़ नांगल जो सतलुज नदी को सिंचित करता है, वो 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन के साथ-साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को भी क्या करता है, तो संचित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद है आपका टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ, जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी घाटी परियोजना है? इसका नाम है भागीरथी नदी पर है, उसका नाम है टिहरी परियोजना। क्या नाम है उसका? टिहरी परियोजना, जो विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और मैंने हमें देखा ही था, जो टिहरी परियोजना है इसके अंतर्गत ये भागीरथी नदी पर है और इसमें 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है। इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लीज सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना? और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा।